हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और आज हम फंक्शनल इंटरफेसेस और लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जावा का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो उसके लिए भी। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं, आपको बहुत मजा आएगा इसको समझने में। हाँ जी, तो देखो, लैम्डा एक्सप्रेशंस को समझने से पहले और फंक्शनल इंटरफेसेस को भी समझने से पहले हम ना पहले एकदम जावा के कोर में चलते हैं और देखते हैं जावा एज अ लैंग्वेज किस प्रिंसिपल पे डिज़ाइन थी। देखो, हमें पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, राइट। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब जावा कहता है कि मेरे लिए ना हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, मैं हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मेथड्स होंगे, उसके वेरिएबल्स होंगे वगैरह वगैरह। मेथड्स को हम बिहेवियर बोलते हैं रियल लाइफ में, और वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो बेसिकली जावा का पूरा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे डिपेंड करता है ना। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं ना कि एवरीथिंग इन जावा रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। बेसिकली जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर मुझे जावा में कुछ भी करना है, कुछ भी बिहेवियर परफॉर्म करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे सोचो कि मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, जिसको मैं बोल लेता हूँ लेट से कुछ बिहेवियर, या फिर लेट से कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है। ठीक है, बिहेवियर या लॉजिक। आपको पता है बिहेवियर या लॉजिक रियल लाइफ में हम बोलते हैं, नॉर्मली इसको प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, है ना। तो अगर मुझे कोई बिहेवियर या लॉजिक परफॉर्म करना है तो जावा कहती है काम करो, आप पहले एक क्लास बनाओ, ठीक है, उस क्लास के अंदर उस बिहेवियर को रखो, राइट। जैसे आपका लेट से बिहेवियर का नाम है, लेट से पहले आपको एक क्लास बनाई, क्लास का नाम है एक्स, ठीक है, और फिर उसके बिहेवियर का आपने नाम रख दिया M1 कोई बिहेवियर जिसको हम मेथड्स बोल सकते हैं, उसके अंदर रखो। फिर इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना एक्स, लेट से हमने बोल दिया स्मॉल एक्स इक्वल टू न्यू एक्स, कुछ इस तरीके से। अब जा करके आप इस एक्स ऑब्जेक्ट के अंदर इस M1 बिहेवियर को या इस M1 मेथड को कॉल कर पाओगे, राइट। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करना है या एक्शन परफॉर्म करना है, पहले आपको उसे एक क्लास के अंदर बॉक्स करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा, है ना, उसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस बिहेवियर को या उस मेथड को कॉल कर सकते हो। क्या इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को? उसके लिए ऑब्जेक्ट सबसे जरूरी है। इनफैक्ट जावा के लिए जो मेथड्स हैं या जो बिहेवियर है वो उसके लिए एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन है, राइट। तो बेसिकली जावा के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बिहेवियर उसके लिए सिर्फ एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हो जाते हैं, है ना। देखो, ये अप्रोच बिल्कुल सही चलती है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें सिर्फ एक बिहेवियर की जरूरत है। हम नहीं चाहते कि हम उसे एक ऑब्जेक्ट में रैप करें और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी बिहेवियर को कॉल करें। तो हम चाहते हैं हम सिर्फ एक बिहेवियर को इंडिपेंडेंटली इंपॉर्टेंस दे पाए, हमें उसे एक ऑब्जेक्ट में लिंक करने की जरूरत ना पड़े, राइट। अब बिहेवियर को इंपॉर्टेंस दे पाए मतलब हम बिहेवियर के साथ सीधा खेल पाए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी बिहेवियर को सीधा किसी मेथड के आर्ग्यूमेंट में पास करूं तो मैं ऐसा कर पाऊं, ठीक है, ओके। और जब ये कॉन्सेप्ट फेमस हुआ दूसरी लैंग्वेजेस में, तो जावा ने इंट्रोड्यूस किया अपनी लैंग्वेज में फंक्शनल इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट, फंक्शनल इंटरफेसेस, और इसने लेड किया लैम्डा एक्सप्रेशंस को, लैम्डा एक्सप्रेशंस। अब देखो, लैम्डा एक्सप्रेशंस ना आपको काफी लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है क्या होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आपको काफी लैंग्वेजेस में ऑलरेडी मिल जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं कि हाँ, ऑब्जेक्ट जरूरी होंगे फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज गुड, है ना। लेकिन 10% कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे अगर हम हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे ना, तो हमारा कोड बहुत वर्बोस हो जाएगा। वर्बोस मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं कि बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देने का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं मैं बिहेवियर को या लेट से लॉजिक को इंपॉर्टेंस दूं इनडायरेक्टली, मतलब इंडिपेंडेंटली, बिना किसी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिए, ठीक है। तो देखो, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि मैं किसी लॉजिक को या किसी बिहेवियर को, ठीक है, या किसी फंक्शन को पास कर पाऊं एज एन आर्ग्यूमेंट किसी मेथड के अंदर, राइट। इसका मतलब लेट से हमारे जावा में हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, लेट से एक मेथड है M1। अब आपको पता है एक मेथड कहाँ होता है, क्लास के अंदर होता है ऑलरेडी, तभी तो हम उसको मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई क्लास रही होगी x कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर रहा होगा हमारा एक मेथड, ठीक है, लेट से M1। तो मैं कह रहा हूँ इस क्लास के बाहर से मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूँ, एक बिहेवियर डिक्लेयर करूँ, लेट से डू समथिंग, ठीक है, जो कुछ करता है, और मैं इंडिपेंडेंटली इस फंक्शन को ना इस मेथड आर्ग्यूमेंट में पास कर पाऊं। मैं ऐसे कॉल कर पाऊं कि मैं M1 को कॉल कर रहा हूं और उसके अंदर मैं डू समथिंग दे रहा हूं, डू समथिंग, एक मेथड पास कर रहा हूं, राइट। अभी आपको पता है हम जावा में ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी मेथड के अंदर ना कभी भी किसी फंक्शन को पास नहीं कर सकते। आप एक मेथड के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल पास कर सकते हो, राइट। हम एक मेथड के अंदर
एज एन आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक वेरिएबल पास कर सकते हैं। अब वो दोनों तरह के वेरिएबल हो सकते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हो या फिर जैसे हम इंट, फ्लोर, कैट वगैरह पास करते हैं, या फिर नॉन प्रिमिटिव हो जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं, है ना। लेट्स से आपने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट S1 पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लेट्स से पास कर दिया S1, और S1 क्या था, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट था। आप ये कर सकते हो, और M1 फिर चाहे इस S1 का यूज करके S1 के मेथड्स को कॉल कर सकता है, पर मैं डायरेक्टली कोई फंक्शन या कोई बिहेवियर अभी तक पास नहीं कर सकता था, है ना। बट बिहेवियर पास करना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब अभी तक हम समझते तो थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सब कुछ संभाल लेता है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि मैं कह रहा हूं कि हम बिहेवियर को डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, और अगर पास कर सकते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। तो एक बार ना एक रियल लाइफ सिनेरियो को डिस्कस करते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म्स में। आप इमेजिन करो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ना एक शेफ है, ठीक है, एक शेफ है। अब शेफ का काम क्या होता है, कुक करना कुछ भी, ठीक है। तो मान लो एक बहुत बढ़िया शेफ है, वो बहुत अच्छी डिशेस कुक कर सकता है मेरे लिए, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब ना मैं एज अ कस्टमर एक स्पेसिफिक डिश खाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं खाना चाहता हूँ पास्ता, ठीक है। और मुझे ना पास्ता बहुत स्पेसिफिक तरीके से पसंद है, एक परफेक्ट रेसिपी है मेरे पास, और मैं उसी तरीके से पास्ता खाना पसंद करता हूँ। लेट्स से मेरी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं लिख दूँ, मैं हूँ यहाँ पे कस्टमर, ठीक है, और मैं कौन सी डिश खाना चाहता हूँ उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ पास्ता, ठीक है। तो देखो, अब इस पास्ता को खाने की मेरे पास एक रेसिपी होगी, वेल डिफाइंड रेसिपी, है ना। अब रेसिपी क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है कि ये इंग्रेडिएंट्स डालो, ये चीज़ें फॉलो करो और मेरा पास्ता बनके रेडी हो जाएगा। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ये जो रेसिपी है मेरे पास, इसको मैं अपने रियल लाइफ टर्म्स में एक एक्शन बोल सकता हूँ, या एक बिहेवियर बोल सकता हूँ, है ना, या एक लॉजिक बोल सकता हूँ, राइट। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बेसिकली एक फंक्शन के अल्टरनेटिव नेम्स है मेरे पास, कि बेसिकली आपको कुछ काम करना है ना, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन जावा के अकॉर्डिंग मैं एज अ कस्टमर, अगर मेरे पास एक रेसिपी है पास्ता की, मैं डायरेक्टली इस शेफ को वो रेसिपी प्रोवाइड नहीं कर सकता, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि मान लो मैंने एक नया पर्सन को बुलाया, अपने एक मान लो एक दोस्त को बुलाया, उसको ये रेसिपी देनी पड़ेगी, और ये पर्सन खुद जा करके इस शेफ को वो रेसिपी बता पाएगा, है ना। आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। आप ऐसे इमेजिन करो कि शेफ के पास एक मेथड होगा, लेट्स से शेफ के पास एक मेथड होगा कुक, ठीक है, कुक एक मेथड होगा, और ये मेथड कोई आर्ग्यूमेंट लेता होगा। पर मैं कह रहा हूं, मैं एज अ कस्टमर इस आर्ग्यूमेंट में ना सीधा ये मेथड पास नहीं कर सकता कि भाई ले इस तरह का खाना बना। जावा कहेगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये एक वेरिएबल हो सकता है। तो तू एक काम कर, पहले एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना, लेट्स से P1 इक्वल टू न्यू पर्सन कुछ इस तरह, और यहाँ पे इस P1 को पास कर, और ये जो तूने पर्सन की जो क्लास बनाई होगी ना, इसके अंदर इस आर्ग्यूमेंट को, इस मेथड को डिक्लेयर कर, राइट। तो बेसिकली मुझे उस पर्सन क्लास के अंदर जाके रेसिपी को बताना पड़ेगा, उस रेसिपी के ऑब्जेक्ट P1 को लेट्स से मैं यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, और फिर मेरा शेफ अपने कुक मेथड में क्या कर सकता है, इस P1 डॉट रेसिपी को कॉल कर सकता है। रेसिपी मान लो एक मेथड होगा, है ना, और उससे समझ सकता है कि मेरी रेसिपी क्या होगी, राइट। बट डायरेक्टली मैं इस शेफ को एक रेसिपी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है। अब देखो, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं कि हम रियल लाइफ को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी मैंने एक रियल लाइफ सिनेरियो बताया कि मैं एज अ कस्टमर पास्ता खाना चाहता हूँ, एक रेसिपी पास करना चाहता हूँ एक शेफ को, पर शेफ को मैं डायरेक्टली नहीं बता पा रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट में अपने पास्ता की रेसिपी को रैप करना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट को एज अ वेरिएबल पास करना पड़ेगा अपने शेफ को, और तब वो उस पर काम कर पाएगा, है ना। ये रियल लाइफ में कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहता हूं मैं डायरेक्टली उसे रेसिपी दे पाऊं। अगर ये सिचुएशन आपको समझ आई, तो अब चलते हैं थोड़ा प्रोग्रामिंग के टर्म्स में और समझते हैं कि किसी भी फंक्शन को, लॉजिक को या एक्शन को एक मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि वाई डू वी नीड बिहेवियर पासिंग, ठीक है। बिहेवियर पासिंग मतलब आप समझ गए, एक मेथड के अंदर मैं एक बिहेवियर पास करना क्यों चाहता हूं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे को उसके लिए, राइट। तो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास है मेरे पास जावा के अंदर, और उस स्टूडेंट के पास 3 चीजें हैं। लेट्स से हमारे पास स्टूडेंट का नाम है, तो मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग नेम। लेट्स से मेरे पास उसका एक रोल नंबर होगा, तो इंट रोल नंबर, और एक और चीज ले लेते हैं, लेट्स से उसके मार्क्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसमें ये तीनों फील्ड हैं, उसका नाम है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। अब लेट्स से मैं ना अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स बनाता हूं और उनको एक लिस्ट में डाल देता हूं। तो इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक लिस्ट एग्जिस्ट करती होगी, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेट्स से 5, 10, 15, 20 कितने भी हो सकते हैं, और मुझे करना है इस लिस्ट को सॉर्ट,
ठीक है, तो मुझे इस लिस्ट को सॉर्ट करना है। अब हमने समझा था अपनी कंपेरेबल वाले लेक्चर में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, कि अगर मुझे एक नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को या एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को अगर सॉर्ट करना है या किसी भी तरीके से कुछ कंपैरिजन परफॉर्म करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना अपने सॉर्ट मेथड को कि मुझे किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, नेम के बेसिस पे, रोल नंबर पे या मार्क्स पे, राइट? क्योंकि मेरे जावा को नहीं पता ना इन जनरल कि मैं स्टूडेंट को कैसे सॉर्ट करूं। ये स्टूडेंट अपने नाम से थोड़ी बता पा रहा है कि इसको किससे सॉर्ट होना है। अगर हमारे पास सिंपल इंटीजर होते, इंटीजर, तो मुझे पता होता है कि उनकी ऑर्डिनल वैल्यूज से मुझे उनको सॉर्ट करना है उनकी ऑर्डरिंग से। तो लेट्स से 4 और 5, तो मुझे पता है 4 हमेशा 5 से छोटा है, तो अगर मैं सॉर्ट कर रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में तो 4 हमेशा पहले आना चाहिए 5 से, राइट? लेकिन स्टूडेंट के केस में मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे ना अपने सॉर्ट मेथड को ये बताना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं, ये जो मेरी स्टूडेंट क्लास है ना, इसको बोलूं कि तू कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ले। तो मैं इसके आगे लिख दूं लेट्स से इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल, कुछ ऐसे। और ये क्या करे, अंदर से, आपको पता है कंपेरेबल के पास एक मेथड होता है कंपेयर टू, है ना? तो अंदर से ये कंपेयर टू मेथड का एक मुझे डेफिनेशन प्रोवाइड कर दे। तो मुझे ये बता दे कि लेट्स से मैं 2 स्टूडेंट लूंगा, एक स्टूडेंट तो मेरा दिस वाला हो गया जो करंट स्टूडेंट है, और एक मैं यहाँ पे पास कर लूंगा स्टूडेंट लेट्स से S1, ठीक है? अब ये मुझे बता दे कि इसको किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो हो सकता है ये आप यहाँ पे आपको रिटर्न कर दे, रिटर्न दिस डॉट लेट्स से ये आपको मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट कर दे, तो दिस डॉट मार्क्स माइनस S1 डॉट मार्क्स, ये कुछ इस तरीके से रिटर्न कर सकती है, राइट? ये हमने कंपेरेबल में देखा था। इसका मतलब होता है कि अगर ये जो मेरा करंट स्टूडेंट है इसके मार्क्स कम है तो उसको पहले रखना, और जो दूसरा यहाँ पे मैंने जो S1 पास किया उसके मार्क्स ज्यादा है तो उसको बाद में रखना। तो बेसिकली कहने का मतलब बस ये है कि मार्क्स के बेसिस पे मेरे को स्टूडेंट सॉर्ट करने हैं। मार्क्स के बेसिस पे भी कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, जिसके कम मार्क्स है वो पहले आना चाहिए, जिसके ज्यादा मार्क्स है वो बाद में आना चाहिए। ये सब तो हमने समझ लिया था। पर ये कंपेरेबल इंटरफेस तो तब काम आता है ना जब मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी नेचुरल ऑर्डरिंग क्या है। अगर मुझे हर बार स्टूडेंट को मार्क्स के बेसिस पे ही सॉर्ट करना है तो मैं जाकर के इसके अंदर कंपेयर मेथड लिख सकता हूं, इंट कंपेयर मेथड, जो कि मेरा था, राइट? कंपेयर टू मेथड, राइट? वो मैं लिख सकता हूं। बट आप इमेजिन करो क्या हो कि मेरे पास ना स्टूडेंट को सॉर्ट करने का कोई एक तरीका नहीं है, हर बार अलग अलग तरीके काम में आते हैं। तो अगर मैं स्टूडेंट ले रहा हूं तो हो सकता है मैं कोई कॉलेज के लिए वेबसाइट बना रहा हूं, कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, है ना? तो उसमें स्टूडेंट के अलावा और भी बहुत सारे एंटिटीज होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो लेट्स से उसमें एक होगा टीचर होगा, है ना? एक हमारे पास लेट्स से एडमिन होगा, है ना? और हो सकता है कोई भी बहुत सारे रैंडम हमारे पास एक्टर्स हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और आप सोचो हर एक्टर को या हर ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को सॉर्ट करने की जरूरत है। हो सकता है टीचर को मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़े, है ना? उन्हें कुछ मार्क्स देने हैं। अब लेट्स से जो हमारा एडमिन ऑफिस वाले हैं इनको हो सकता है नेम के बेसिस पे स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना पड़े, है ना? और हो सकता है कोई और हो, लेट्स से समवन, उसको हो सकता है हमारे मार्क्स, हमारे लेट्स से रोल नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़े। तो सबको अलग अलग तरीके से स्टूडेंट को सॉर्ट करना है। तो अब मैं एक कंपेरेबल तो नहीं लिख सकता, राइट? तो जावा कहती है कि मैं एक नया तरीके का इंटरफेस आपको इंट्रोड्यूस करती हूं। उस इंटरफेस को हम बोलते हैं जावा में कंपेरेटर इंटरफेस। कंपेरेटर, एक है हमारे पास कंपेरेबल और ये है हमारे पास कंपेरेटर, ठीक है? अभी कंपेरेटर इंटरफेस पता क्या कहता है कि जो भी स्टूडेंट को कंपेयर करने का लॉजिक है, राइट, वो उसको क्लास से बाहर रख लो। तो कंपेरेटर एक इंडिपेंडेंट इंटरफेस है जो क्लास से बाहर रहता है और ये अपने अंदर डिफाइन करता है इस क्लास को सॉर्ट करने का बिहेवियर। ये भी बताऊंगा कैसे, राइट? तो बेसिकली बस ये कह रहा है कि जो कंपैरिजन का लॉजिक है ना वो स्टूडेंट क्लास के अंदर मत रखो, स्टूडेंट क्लास को लाइट वेट रखो। तो बेसिकली स्टूडेंट के पास सिर्फ अपने खुद के कोई मेथड्स होने चाहिए, ठीक है? उसको कंपेयर करने का लॉजिक स्टूडेंट के अंदर मत रखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाहर के किसी ऑब्जेक्ट को दे दो। कंपेरेटर पहली बात तो ऐसा कहता है। और अभी हम देखेंगे कि हम कंपेरेटर कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे उस लॉजिक को पास करते हैं। पर कहने का मतलब बस अभी आप इतना समझ लो कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास अलग रहेगी और उसका एक कंपेरेटर अलग रहेगा। ये सब अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि क्यों हम बता रहे हैं कि बिहेवियर पासिंग की हमें जरूरत पड़ने वाली है फ्यूचर में। अभी आप पहले कंपेरेटर पे फोकस करो, ठीक है? ओके, अब देखते हैं कि कंपेरेटर इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि लेट्स से हमारे पास है एक कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है? ओके, तो कंपेरेटर अगर एक इंटरफेस है तो मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूं, लेट्स से ये है एक इंटरफेस कुछ इस तरीके से। अब इसके पास एक ही मेथड है, उस मेथड का नाम है कंपेयर, ठीक है? अब ऑब्वियसली कंपेरेटर भी जेनरिक्स का यूज करता है। तो लेट्स से किसी टी टाइप का कंपेरेटर होगा तो ये कंपेयर क्या करेगा, टी टाइप के दो ऑब्जेक्ट लेता होगा, O1 एंड T O2, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो O1 O2 दो वेरिएबल लेता होगा किसी भी टी टाइप के, लेट्स से स्टूडेंट टाइप के, और उनको कंपेयर करता होगा। अब ये तो सिर्फ इंटरफेस है तो सिर्फ इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अब कंपेरेटर कहता है कि आप अपने खुद के कंपेरेटर्स बनाओ। बेसिकली आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। तो लेट्स से मैंने खुद का एक कंपेरेटर बना दिया और उसका लेट्स से नाम रख दिया सॉर्ट बाय नेम, ठीक है? सॉर्ट बाय नेम। मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट को नाम से सॉर्ट करूं, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ, राइट, और इसमें दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ले लूंगा, स्टूडेंट लेट्स से S1 और S2, मैं S1 S2 ले लूंगा। तो बेसिकली इसके अंदर मैं क्या लॉजिक लिखूंगा, इन दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करने का लॉजिक लिखूंगा बाय नेम। तो आप इमेजिन करो कि मैं इसके अंदर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि रिटर्न, लेट्स से रिटर्न S1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू S2 डॉट नेम, कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पे मैंने कौन सा कंपेयर टू कॉल किया, मैंने स्ट्रिंग क्लास का कंपेयर टू कॉल किया, राइट। अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और कंपेरेटर बना सकता हूँ और इसका मैं नाम रख सकता हूँ लेट्स से सॉर्ट बाय लेट्स से मार्क्स, मैं मार्क्स से सॉर्ट कर सकता हूँ। और अगेन ये भी इस कंपेयर मेथड को ओवरराइड करेगा, ये भी दो स्टूडेंट लेगा S1 कॉमा S2, ठीक है। और आपको समझ आ ही रहा होगा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि रिटर्न S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, राइट। ये हमें लॉजिक पता है कि अगर S1 के मार्क्स कम है तो वो पहले आने चाहिए और S2 के मार्क्स बाद में आने चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं ये लॉजिक लिख सकता हूं अलग अलग कंपेरेटर बना के, है ना। अब आप सोचो यहाँ पे है मेरी स्टूडेंट क्लास, ये है लेट्स से मेरी स्टूडेंट क्लास, और कंपेरेटर है मेरा बाहर, कंपेरेटर बाहर एग्जिस्ट करता है। अब अपने मेन कोड में या किसी भी कोड में जहां मुझे किसी स्टूडेंट को कंपेयर करवाना है, राइट, तो मेरे पास उसके अलग अलग कंपेरेटर एग्जिस्ट करते होंगे, जिस भी तरीके से मुझे कंपेयर कराना होगा मैं उस कंपेरेटर को पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। अभी इसको बेटर समझते हैं, एक बार कोड में चल के आपको बेटर समझ आएगा कि हम कंपेरेटर का यूज कैसे करते हैं, राइट, किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, और एक्चुअली हम अपने स्टूडेंट के एरे को, ये जो हमारे स्टूडेंट की लिस्ट थी, इसको सॉर्ट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बिहेवियर पासिंग भूल जाओ, वो हम थोड़ी देर में आएंगे कि यहाँ पे उसकी क्यों जरूरत है। अभी हम बस इंडिपेंडेंटली कंपेरेटर को समझ रहे हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने डेमो डॉट जावा करके खाली फाइल बना रखी है। तो जो मैंने कहा था सबसे पहले वही करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट क्लास बना लेता हूँ। तो क्लास स्टूडेंट, और उसमें हमने तीन चीज़ें रखने की बात की थी। एक हम रखेंगे स्ट्रिंग नेम, और लेट्स से एक रख लेते हैं हम रोल नंबर, और एक और चीज़ रख लेते हैं मार्क्स, कुछ इस तरीके से मार्क्स, ठीक है। और इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को वैल्यू दे पाऊँ। तो स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या होगा मेरा, अगेन ये स्ट्रिंग नेम लेता होगा, इंट रोल नंबर लेता होगा, और हमारे इंट मार्क्स लेता होगा, ठीक है। और उनको असाइन कर देते हैं। तो मेरे पास बेसिकली दिस डॉट नेम इज नेम, दिस डॉट रोल नंबर इज, आपको पता है रोल नंबर, और फाइनली दिस डॉट मार्क्स इज मार्क्स, कुछ इस तरीके से। मार्क्स के स्पेलिंग गलत है, मार्क्स, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली, एक सिंपल सी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट, लेट्स से एक काम करते हैं, सीधा एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट डालते रहेंगे। तो मेरे को चाहिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लेट्स से इसको मैं नाम देता हूँ लिस्ट ही, LIST इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से। और अगेन मैं यहाँ पे स्टार इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि पूरा पैकेज इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इस लिस्ट में ना कुछ वैल्यूज ऐड करता हूँ। तो लिस्ट डॉट ऐड लेट्स से न्यू स्टूडेंट, और नेम में मैं देता हूँ लेट्स से आदित्य, रोल नंबर में देता हूँ 101, और मार्क्स में देता हूँ लेट्स से 85, ठीक है, ओके। अब एक और मैं लिस्ट डॉट ऐड कर देता हूँ ऐसे, लेट्स से न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे मैं नाम में देता हूँ रोहित, रोल नंबर दे देते हैं 102, और मार्क्स में देते हैं लेट्स से 89, कुछ इस तरीके से। और लेट्स से ऐसे ही मैं दो स्टूडेंट और ऐड करता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैंने 4 स्टूडेंट ऐड कर दिए टोटल, आदित्य, रोहित, रोहन, सोनू, सबके पास अपने एक रोल नंबर है और अपने कुछ नंबर्स है, अपने कुछ मार्क्स है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास ना एक मेथड है बेसिकली कलेक्शन क्लास में, अपनी कलेक्शंस क्लास में, कलेक्शंस, और उसका मेथड का नाम है सॉर्ट। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट, राइट। अब इस सॉर्ट में अगर मैं अपनी एक लिस्ट पास कर दूं तो क्या इसे सॉर्ट कर पाएगा, आंसर नहीं कर पाएगा। ये मेरे पास एरर आएगा, कौन सा, द मेथड सॉर्ट इन द टाइप कलेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टाइप आर्ग्यूमेंट लिस्ट, राइट। क्यों नहीं कर पाएगा इसको सॉर्ट, वो ऑब्वियसली क्योंकि इसको पता ही नहीं है मुझे सॉर्ट करना कैसे है। भाई नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, रोल नंबर के लिए या मार्क्स के लिए, है ना। अब एक तरीका तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैं लिख दूं अपना इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल, राइट, ये हमने पहले भी किया हुआ है, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल, राइट। और ये आपका स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बना लूँ उसको मैं, क्योंकि जेनरिक्स लेता है। तो आपको पता है मैं लिख सकता हूँ ओवरराइड, और यहाँ पे पब्लिक इंट कंपेयर टू, और यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट ले लूँ, स्टूडेंट लेट्स से S, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लेट्स से मैं इसको कंपेयर करता हूँ मार्क्स के बेसिस पे। तो मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट मार्क्स माइनस S डॉट मार्क्स, ठीक है। और इस तरह का मैं किया। अब देखो यहाँ पे मेरा एरर चला गया। अब इसको पता है कि मुझे इसको मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो अच्छा कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं किया। सॉर्ट करके मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट्स से फॉर एवरी स्टूडेंट S इन लिस्ट, मैं उन स्टूडेंट को प्रिंट कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ सबसे पहले अपने स्टूडेंट का नाम, तो S डॉट नेम आ गया,
प्लस मैं कॉमा लगा के सारी वैल्यूज़ लिख दूंगा उनकी, फिर आ जाएगा मेरा एस डॉट रोल नंबर प्लस कॉमा लगा के मैं लिख दूंगा उसका मार्क्स, तो एस डॉट मार्क्स, कुछ इस तरीके से। तो एक बार अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ। देखो बिल्कुल मेरे मार्क्स के बेसिस पे वो नंबर सॉर्ट हो गए, तो 85, 89, 93, 98, ठीक है, ओके। अब देखो ये अप्रोच तो मुझे पता थी, पर ये फिक्स अप्रोच हो गई ना। पर मैं कह रहा था कि मेरे पास तो अलग अलग यूज केस होंगे सॉर्ट करने के, तो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये तो इसको टाइटली कपल कर देगा मेरे सॉर्टिंग फंक्शन से, जो कि हमेशा क्या करेगा, मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करेगा। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट क्लास को ऐसे ही रहने देता हूँ, खाली क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ वेरिएबल्स है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, और उसका एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अगेन मेरे सॉर्ट में एरर आएगा, है ना, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे अभी भी नहीं पता इस लिस्ट को कैसे सॉर्ट करना है। अब देखो ये जो मेरा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फंक्शन है ना, ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है। एक तो यहाँ पे एक लिस्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब जिसको सॉर्ट करना है। इसका एक और अल्टरनेटिव है, अगर मैं कॉमा डालूं तो देखो ये मुझे दिखा रहा होगा कि मुझे कंपेरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट भी लेता है। तो अगर मैं इस सॉर्ट के अंदर जाऊं, लेट्स अभी यहाँ पे मैं नल दे देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसी फंक्शन को कॉल कर पाऊँ। हाँ अब देखो मैं इसके अंदर गया तो यहाँ पे एक लिस्ट लेगा और एक अलग कंपेरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। हमने बात की थी कंपेरेटर क्या, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो कंपेरेटर एक इंटरफेस है, ठीक है। अब अगर ये इंटरफेस है, इसके पास एक मेथड होना चाहिए, बिल्कुल है, इसके पास एक मेथड है कंपेयर, जिसकी हमने बात की थी, जो दो ऑब्जेक्ट लेता है O1 O2 ऑफ टाइप टी, है ना। अब टी जेनरिक्स यूज करता है तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने इसके अंदर, ओके। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैं कंपेरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट दे सकता हूं, है ना, और वो ऑब्जेक्ट ये बताएगा कि मुझे इस लिस्ट को किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, ओके। तो हमें काम करते हैं, अपने इस कंपेरेटर इंटरफेस को ओवरराइड करते हैं। तो हमारे पास इंटरफेस है, सॉरी इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, हम सीधा काम करते हैं, हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं सॉर्ट बाय लेट्स से नेम, और ये मैं इंप्लीमेंट्स करवा लेता हूँ कंपेरेटर से, कंपेरेटर, ठीक है, ऑफ टाइप स्टूडेंट, ओके। तो अगर ये कंपेरेटर से ओवरराइड कराया तो मुझे एक ओवरराइड मेथड देना पड़ेगा विच इज पब्लिक इंट कंपेयर। वहाँ पे कंपेयर टू था, कंपेरेबल में इसमें कंपेयर है, और ये स्टूडेंट टाइप के दो ऑब्जेक्ट ले लेगा, S1 और स्टूडेंट S2, कुछ इस तरीके से। और लेट से मैं इसको बोलूँगा रिटर्न जो भी तेरे S1 में नाम है, S1 डॉट नेम, और उसको कंपेयर टू कर दे, नॉट कंपेयर टू बल्कि हाँ कंपेयर टू कर दे S2 डॉट नेम से, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग के अंदर का कंपेरेटर कॉल कर लिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, चल गया ये। अब ऐसे ही मैं दो और कंपेरेटर बना देता हूँ, कुछ ऐसे, एक सॉर्ट बाय नेम की जगह मैं कर देता हूँ सॉर्ट बाय रोल नंबर, और इसको भी कंपेरेटर इंप्लीमेंट करा देता हूँ, और ये क्या करेगा, S1 डॉट रोल नंबर माइनस S2 डॉट रोल नंबर, कुछ इस तरीके से। सेम मैं कर लेता हूँ सॉर्ट बाय मेरे पास क्या बचा था, मार्क्स, नेम नहीं मार्क्स, कुछ इस तरीके से। और अगेन ये करेगा, ये करेगा S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, S2 डॉट मार्क्स, ठीक है। तो मैंने अलग अलग तीन कंपेरेटर बना लिए, एक सॉर्ट बाय नेम बना लिया, एक सॉर्ट बाय रोल नंबर बना लिया, और एक सॉर्ट बाय मार्क्स बना लिया। और इन सब के अंदर एक मेथड है कंपेयर मेथड, कंपेयर मेथड और कंपेयर मेथड, जो बताते हैं कि स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करना है अलग अलग तरीके से, ठीक है, नेम से, रोल नंबर से और मार्क्स से। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस कलेक्शन डॉट सॉर्ट में ना कंपेरेटर का एक ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूं, है ना। अब कंपेरेटर खुद तो एक इंटरफेस है, उसका खुद का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, तो इसकी जो सब क्लासेस है, सॉर्ट बाय नेम, रोल नंबर और मार्क्स, इनका ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो मैं काम करता हूं, इनके ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, लेट्स से कंपेरेटर ऑफ टाइप स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट बनाया C1 इक्वल टू न्यू इस लेट्स से सॉर्ट बाय नेम, एक सॉर्ट बाय नेम कर लेते हैं एक को, तो एक हो गया हमारा सॉर्ट बाय नेम, ठीक है। ऐसे ही मैं दो और बना लेता हूँ C2 C3, एक सॉर्ट बाय रोल नंबर हो जाएगा और एक सॉर्ट बाय मार्क्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं कर लेता हूँ C2, इसको मैं कर लेता हूँ C3, और ये है हमारा सॉर्ट बाय लेट्स से मार्क्स, और तीसरा हो जाएगा लेट्स से सॉर्ट बाय रोल नंबर, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस सॉर्ट को बता सकता हूं कि भाई ले सबसे पहले C1 से सॉर्ट कर। अब C1 क्या है, सॉर्ट बाय नेम, तो नेम्स के हिसाब से सॉर्ट कर। अब देखो मेरी ये जो लिस्ट है ना, सॉर्ट हो जाएगी नेम के हिसाब से। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, अब देखो आदित्य, रोहन, रोहित, सोनू, ये नेम के हिसाब से सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे C1 की जगह पास कर दूं C2, तो मैं कह रहा हूं सॉर्ट बाय मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट कर। तो अब देखो, अब अगर मैं इनको रन करूं तो देखो ये मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट हो गई, पहले 85, फिर 89, फिर 93, 98। ये ऑर्डर कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है बस मार्क्स क्या है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे C2 की जगह पास करूं C3, तो C3 क्या था, सॉर्ट बाय रोल नंबर, और अगेन रोल नंबर भी उसी ऑर्डर में जिस हिसाब से इनके मार्क्स हैं। एक बार देख लेते हैं इसको भी, सेम 101, 102, 103, 104, ये मार्क्स के हिसाब से भी सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि मैं कोई भी कंपेरेटर पास करके अपने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड को बता सकता हूं कि मुझे किस तरह की सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो देखो मैंने वही किया जो मैं चाह रहा था, अपनी स्टूडेंट क्लास से कंपेयर नाम का फंक्शन हटा दिया। अब स्टूडेंट को मतलब नहीं है कि
मुझे कंपेयर कैसे परफॉर्म करना है, कंपैरिजन परफॉर्म करने का काम अलग क्लासेस का है। देखो ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से कंपैरिजन परफॉर्म करती है, एक नेम के बेसिस पे, रोल नंबर और मार्क्स के बेसिस पे। और मैं सॉर्ट फंक्शन में किसी भी तरह का लेट्स से कंपेरेटर प्रोवाइड कर सकता हूं और वो अपना काम कर लेगा। अब आप एक बार कंसेप्चुअली सोचो, कंसेप्चुअली ये जो मेरा सॉर्ट फंक्शन है अंदर से कैसे काम करता होगा। भाई देखो ये इस लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। अब किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए इसको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ता होगा। तो लेट्स से ये मर्ज सॉर्ट लगाएगा या क्विक सॉर्ट लगाएगा, बहुत तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। उससे मैटर नहीं करता है कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाएगा, मैटर ये करता है कि जब ये सॉर्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो इसके पास कभी सिचुएशंस आएंगी, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे S1 और S2, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, और उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट पहले आना चाहिए, ठीक है। अभी कैसे पता लगाएगा, इस कंपेरेटर के थ्रू जो हमने पास किया है, ये C3 का, ये जो भी हमने यहाँ पे पास किया है, उसका खुद से कंपेयर मेथड कॉल करेगा। सबके अंदर एक कंपेयर मेथड है, ठीक है। अब C3 क्या है, C3 है सोर्ट बाय रोल नंबर, तो बेसिकली ये वाली क्लास का इसका कंपेयर मेथड कॉल करेगा और ये देख लेगा जिसका भी रोल नंबर छोटा है, इनमें से जिसका भी रोल नंबर छोटा है उसको पहले रख लेगा और जिसका रोल नंबर बड़ा है उसको बाद में रख लेगा, है ना। तो सॉर्ट मेथड अंदर से ऐसे काम करेगा। अब सेम गोज फॉर, अगर मैं यहाँ पे मैंने C2 या C1 पास किया, तो ये जो सॉर्ट मेथड है, जब इसको ये पता लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे कंपेयर करूं 2 ऑब्जेक्ट को, ये इस C3 के कंपेयर मेथड को कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी कहानी हमारे कंपेरेटर इंटरफेस की। आई होप आपको कंपेरेटर इंटरफेस समझ आ गया होगा। अब एक स्टेप आगे चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी एज अ प्रोग्रामर यहाँ पे जॉब क्या थी। मेरी एज अ प्रोग्रामर बस ये जॉब थी कि मुझे अपने सॉर्टिंग फंक्शन को बताना था कि ये जो मेरी स्टूडेंट की लिस्ट है ना, इसको कैसे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको अपनी लिस्ट दे दी, ठीक है। अब सिर्फ लिस्ट देना काफी नहीं था क्योंकि इसको नहीं पता सॉर्ट कैसे करना है, तो मुझे इसे यहाँ पे सिर्फ बताना था, है ना। अब देखो ये सिर्फ बताने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, मेन जो मेरा लॉजिक था कि कंपेयर करना कैसे है, वो तो बस यहाँ लिखा है इस लाइन में या फिर इस लाइन में या फिर इस लाइन में, ठीक है। जो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट्स है, यही तो मेरा लॉजिक है एक्चुअली, है ना। लॉजिक क्या होता है, कोई बिहेवियर की काम करना कैसे है, मुझे सॉर्ट को बताना है। ऐसे सॉर्ट कर कि S1 डॉट नेम को देख और कंपेयर टू S2 डॉट नेम, ठीक है। और या फिर मैं को बताऊंगा S1 डॉट रोल नंबर माइनस S2 डॉट रोल नंबर, या फिर बताऊंगा S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स। तो मैं इसको बस ये बताना चाहता हूं कि ये ही काम करना है, पर मैं इसको ना डायरेक्टली ये या फिर ये जो हमारे बिहेवियर है, क्या मैं इसको डायरेक्टली यहां पास कर सकता हूं कुछ ऐसे? नहीं कर सकता, ये कोई तरीका ही नहीं है मेरे पास, है ना। मैं मेथड को या मैं किसी लॉजिक को यहां डायरेक्टली पास नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे कि मैं तो भैया सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट पास कर रहा हूं, तो क्या मैं किसी कंपेयर मेथड को भी ऐसे पास कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, है ना। मेरे पास जावा में ऐसा कोई तरीका नहीं है, मेरे पास बस एक ही तरीका है। तो ये जो मेरा लॉजिक है ना कंपेयर करने का, जो बेसिकली मैंने प्रॉपर क्या लिखा हुआ है, एक मेथड लिखा हुआ है, एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसको मैं एक क्लास के अंदर डालूं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊं और उस ऑब्जेक्ट को पास करूं, राइट। देखो मैंने यही तो किया, मैंने अपने सारे लॉजिक को, सारे बिहेवियर को एक क्लास के अंदर रैप किया, उस क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाए C1 C2 C3। तो एक तरह से मैंने क्या किया, उनको ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर दिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया अपने सॉर्ट मेथड में। अब ये सॉर्ट मेथड कर पाएगा हमारे क्लासेस, हमारे स्टूडेंट्स को सॉर्ट, है ना। तो देखो मेरा कोड कितना वर्बोस हो गया, किसी को समझाने के लिए, किसी जो दूसरी लैंग्वेज से आता है, कितना मुश्किल है कि देखो मेरे को कितना काम करना पड़ा सिर्फ ये बताने के लिए अपने सॉर्ट मेथड को कि तुझे इस लिस्ट को किस बेसिस पे सॉर्ट करना है ना। तो देखो कितना लेंथी कोड लिखना पड़ा मुझे। तो यहाँ पे जावा ने रियलाइज की अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहेगी, हर चीज को ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही रखना चाहेगी, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्राइमरी रखना चाहेगी कि बाकी हर चीज सेकेंडरी है, हर कोई सेकंड क्लास सिटीजन है, ऑब्जेक्ट प्राइमरी है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने वाली है। ओके, अब देखो इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए जावा लेके आया था हमारे लिए एनोनिमस क्लास कुछ इस तरीके से, है ना। अब जावा ने कहा अगर ये कोड आपको वर्बोस लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है ना, तो एक काम करो, इतनी सारी क्लास मत बनाओ, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय रोल नंबर, सॉर्ट बाय मार्क्स, आप एनोनिमस क्लासेस का यूज करो। और ये हमने पढ़ा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस कलेक्शन डॉट सॉर्ट में करना क्या है, एक कंपेरेटर ही तो पास करना है। तो व्हाट इफ मैं यहाँ पे ऐसे कंपेरेटर पास करूं, मैं लिखूं न्यू कंपेरेटर और यहां पे ही अपने ब्रैकेट खोलूं और इसी में अपना ओवरराइड कर दूं सॉर्ट मेथड। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख दूं ओवरराइड और यहाँ पे मेरे कंपेरेटर टी की जगह लिखना पड़ेगा स्टूडेंट और यहीं पे अपना पूरा का पूरा मेथड लिख दूं, तो पब्लिक इंट कंपेयर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे, है ना। और मुझे लेट्स से कंपेयर करना है लेट्स से मार्क्स के बेसिस पे, तो मैं ये वाला मेथड यहाँ कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और ठीक है। तो अब देखो मेरा लॉजिक पूरा डिफाइन कर दिया मैंने। अब मुझे इस क्लास की जरूरत ही नहीं है सॉर्ट बाय मार्क्स की,
मैंने बस क्या किया, एक एनोनिमस क्लास यहाँ पे पास कर दी। ये हम कर सकते हैं, ये हमने पहले भी समझा है कि जहां पे भी मुझे कंपेरेटर का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड था, मैंने वहीं पे एक न्यू कंपेरेटर अपनी एक एनोनिमस क्लास खोली। एनोनिमस क्यों, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, और उसी में अपने ओवरराइड कर दिया अपने कंपेयर मेथड को और लॉजिक पास कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा चल जाना चाहिए। अब देखो, मैं डायरेक्टली सॉर्ट बाय मार्क्स वाली क्लास को तो कॉल नहीं कर रहा, मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा है ना, सॉर्ट बाय मार्क्स को। मैं बस सीधा यहीं पे कंपेरेटर पास कर रहा हूं। तो देखो, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट हो जाना चाहिए, और हो भी गया 85, 89, 93 और 98। ओके, और सेम अगर मुझे इन्हें दूसरे तरीके से सॉर्ट करना है तो मैं दूसरा सॉर्ट पास कर दूंगा। लेट्स से अगर मेरे को नेम पे सॉर्ट करना है तो मैं इस एनोनिमस फंक्शन में नेम पास कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं इनको रन करूंगा तो ये नेम के बेसिस पे सॉर्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, आदित्य, रोहन, रोहित, सोनू। ओके, तो बेसिकली जब भी मुझे सॉर्ट कॉल करना होगा मैं वहीं पे एनोनिमस क्लास दे दूंगा। जावा कहता है मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है, ये जो मैंने इतने सारी क्लासेस बनाई हैं इन सब की मुझे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो, हमारा कुछ तो कोड कम हो गया, इतना सारा कोड हमारा हट गया। हमारी बस एक मेन स्टूडेंट क्लास रही और हमने इसको हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी कोड कम हो गया। अब बस हम सीधे जैसी सॉर्ट लिखते हैं उसमें बस अपनी एनोनिमस क्लास पास कर देते हैं। ओके, चलो, लेकिन अभी भी आप सोचो, बात तो वही हुई ना, चाहे हम एनोनिमस क्लास ही क्यों ना बनाएं, हम बना तो आखिरकार एक क्लास ही रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपेयर मेथड को बॉक्स कर रहे हैं। तो कंपेयर मेथड हमेशा हमारा कवर्ड रहेगा हमारे एक क्लास के अंदर, राइट। तो देखो, कोड ना अभी भी वर्बोस ही है, और ये अगेन लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि मुझे तो बस ये बताना था कि कैसे कंपेयर करना है, और मुझे क्या करना पड़ा, इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा खुद से, है ना। तो इस प्रॉब्लम को ना मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मुझे एक मेथड को बस ये बताना था कि सॉर्ट कैसे करना है या कोई भी काम कैसे करना है। ठीक है, तो देखो, ये है पूरी की पूरी कहानी कि आई जस्ट नीड टू टेल अ मेथड हाउ टू डू समथिंग, राइट। मुझे बस ये तो बताना था कि किसी काम को करना कैसे है। अभी हाउ क्या है, यही तो हमारा बिहेवियर है ना, कि किसी काम को करना कैसे है। मुझे बस उसे बिहेवियर पास करना था, बट जावा ने मुझे क्या बोला, जावा ने कहा मुझे इस बिहेवियर को रैप करना पड़ेगा, इस हाउ को रैप करना पड़ेगा एक बॉक्स के अंदर, बॉक्स के एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और फिर उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉक्स को मैं पास करूंगा उस मेथड पे। अब जैसे मैंने देखा था उस सॉर्ट फंक्शन में, अगर मुझे सिर्फ लिस्ट को सॉर्ट करना था तो मुझे बस यहाँ पे बिहेवियर बताने की जरूरत थी, पर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक क्लास बनानी पड़ी, उसके ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, उस ऑब्जेक्ट C1, C2, C3 को मैंने यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा वर्बोस हो गया। इवन अगर मैंने एनोनिमस क्लास भी लिखी तो भी मेरा कोड वर्बोस ही दिख रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जावा ने एक्चुअली यूजिंग फंक्शनल इंटरफेसेस, फंक्शनल इंटरफेसेस। ठीक है, अब लैम्डा क्या है वो इसके बाद आएगा, अगर आप फंक्शनल इंटरफेस समझोगे, क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस की वजह से ही जावा ने लैम्डा को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में ना हमने पहले भी समझा था क्या होते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अब देखो, ऐसा कोई भी इंटरफेस जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको मैं बोलता हूं फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, तो ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आपको पता ही है, वो वाला मेथड होता है जो किसी इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ओके, इसके अलावा इसके पास चाहे आप कितने भी स्टैटिक मेथड डाल दो, है ना, क्योंकि वो तो आपने डिफाइन करे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी डिफॉल्ट मेथड डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट है तो आपने डिफाइन किया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा कोई भी अगर आप इंटरफेस बनाते हो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। इनफैक्ट अभी जो हमने ऊपर दोनों इंटरफेस देखे थे, एक था हमारा इंटरफेस कंपेरेबल, इंटरफेस कंपेरेबल कुछ इस तरीके से, उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, उसका नाम था कंपेयर टू। ये तो हमने देखा था, कंपेयर टू, जो कि एक टी लेता है ओ, राइट, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमने क्या करा था, एक और इंटरफेस देखा था, अगर आपको याद हो अभी, कंपेरेटर। तो वो क्या था, इंटरफेस कंपेरेटर, है ना। और ये भी अगेन जेनरिक्स का यूज करता है, तो ये भी टी लेता है, और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये भी टी लेता होगा। और इसके पास मेथड था कंपेयर, इंट कंपेयर, है ना। और ये दो ऑब्जेक्ट लेता था O1 और O2, दोनों सेम टाइप टी के। और ये भी अगेन क्या था, सिर्फ डिक्लेयर था। तो ये दोनों इंटरफेस को अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, और इन इंटरफेसेस को हम जावा में फंक्शनल इंटरफेस बोलते हैं। और इन्हीं तरीके के स्पेशल इंटरफेसेस को यूज करके, जिसको हम फंक्शनल इंटरफेसेस बोलते हैं, जावा ने लैम्डास को डिफाइन किया, लैम्डास। और यहीं से जन्म होता है जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग बेसिकली कहती है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोकस करना बंद करो। हमेशा ऑब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, हो सकता है 95% या 98% टाइम्स ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, पर ऐसे 5 या 2% रहेगा टाइम जब आपको लगेगा नहीं यार, फंक्शंस को इंपॉर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। हमेशा हम फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कैसे, राइट, फंक्शनल इंटरफेसेस के थ्रू। एक बार वो देखते हैं। आप देखो, हमारे पास जब अभी हमने अपने कंपेरेटर का कोड देखा था, कंपेरेटर का, तो आपको पता है हमने क्या किया था, हमने अलग अलग क्लासेस बनाई थी। तो लेट्स से मैंने एक
तो लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई थी, लेट्स से सॉर्ट बाय मार्क्स, कुछ ऐसे करके एक क्लास बनाई, ठीक है, एस कैपिटल रखते हैं, ओके। और क्या किया, इम्प्लीमेंट किया अपने कंपेरेबल को, सॉरी कंपेरेटर को, है ना। और फिर क्या किया, यहाँ पे अगेन अंदर मेथड लिखा कंपेयर, और अपने कंपेयर मेथड को ओवरराइड किया, जो कि दो ऑब्जेक्ट लेता था, S1 S2 स्टूडेंट टाइप के, और यहाँ पे अपना लॉजिक लिखता था। और लॉजिक बहुत सिंपल था, हम लिखते थे रिटर्न S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, सिंपल। और हमने कहा हमारे लिए ना बस ये इतनी सी लाइन इंपॉर्टेंट है, इतनी सी लाइन, उसके अलावा बाकी सब हमारे लिए नॉइज है, ये सब नॉइज है, ठीक है, ये सब हम फालतू में लिख रहे हैं, कोड को वर्बोस बना रहे हैं। इतने से लॉजिक को हम पहले इतनी बड़ी क्लास में रैप कर रहे हैं, फिर हम इस सॉर्ट बाय मार्क्स का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे जो हमने ऊपर C1 बनाया था, राइट। और फिर इस C1 को अपने सॉर्ट फंक्शन में पास करेंगे, लिस्ट कॉमा C1, कुछ इस तरीके से जो हमने पास कर रहे थे, राइट। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट है, लॉजिक तो बस इतना सही है। तो जावा कहती है एक काम करो ना, आप सिर्फ इस लॉजिक को पास कर दो एज अ मेथड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जो मेरा बेसिकली सॉर्ट मेथड था, जो मेरा यहाँ पे बनाता हूँ सॉर्ट मेथड था, उसमें आपने लिस्ट तो पास की थी, LIST लिस्ट, और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, एक कंपेरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। जावा कह रही है काम करो, वो मत करो, सीधा बस ये लॉजिक मुझे पास कर दो एज इट इज, ठीक है, मैं बाकी सब संभाल लूंगी, तुम्हें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा लॉजिक कैसे पास कर सकते हो, जब मैं अगर ये वाली लाइन लिखूंगा तो मेरे को तो एरर आ जाएगा, ये तो अलाउड ही नहीं है जावा के सिंटेक्स में, है ना। तो वहां पे जावा ने एक स्पेशल सिंटेक्स दिया लैम्डास का, ठीक है। अभी हम वो सिंटेक्स देखेंगे। जावा ने कहा आप बस मुझे एक सिंटेक्स पास कर दो, जो अभी हम देखेंगे, उससे मैं सब समझ जाऊंगी कि आप कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो और वो मेथड किस हमारे इंटरफेस के अंदर आता है, वगैरह वगैरह। तो अब हम देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होती है और कैसे दिखती है। अब ये जावा का ना सब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत जरूरी है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे मॉडर्न कोड में आप लैम्डास का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो। तो देखो लैम्डा एक्सप्रेशन की एक जनरल फॉर्म होती है पैरामीटर्स ब्रैकेट में, फिर आप एक एरो देते हो और यहां पे आप लिखते हो कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। ये होती है इसकी एक जेनरिक फॉर्म, पैरामीटर्स एरो एक्सप्रेशन। इस एरो को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मैप टू, या आप बोल सकते हो गिव्स टू, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दीज पैरामीटर्स मैप्स टू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं, आपको एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ आएगा। अभी अगर हम ऊपर वाला जो हमारा लॉजिक था इस तरीके का, ये जो हमने यहाँ पे पास किया था, रिटर्न S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, हाँ जी, तो देखो यही मेरा पूरा का पूरा मेथड था, है ना, कंपेयर मेथड, जो लिखता था S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स। जावा कहती है कि आप इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। और वो कैसे दिखेगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आना चाहिए पैरामीटर्स, मतलब ये जो कंपेयर मेथड है ये क्या क्या एक्सपेक्ट करता है, तो ये एक्सपेक्ट करता है दो आर्ग्यूमेंट S1 और S2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S1 कॉमा S2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये पैरामीटर्स है, मैप्स टू, और ये रिटर्न क्या कर रही है, S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स। तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैंने बस ये एक्सप्रेशन लिख दी और इसको अपने सॉर्ट फंक्शन में पास कर दिया तो भी मेरा कोड बिल्कुल सही से चल जाएगा, ठीक है। हमें इस सब के कोड की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ओके। अभी हम इसको कोड में देखेंगे कैसे चलेगा, और एक्चुअली इसके कितने सिंटेक्स होते हैं, क्या क्या सिंटेक्स होते हैं, वो भी सब देखेंगे। पर पहले समझते हैं कि इस एक्सप्रेशन से ये जो मैंने लिखा, जावा ने समझ कैसे लिया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, कैसे समझ लिया। भाई बेसिक सी बात है ना, जावा ने क्यों बोला कि फंक्शनल इंटरफेसेस ही जरूरी है लैम्डा के लिए। अब आप देखो ये बहुत सिंपल है, हमें पता है ना कि हमारे पास लेट से एक इंटरफेस है, इंटरफेस जो कि फंक्शनल इंटरफेस है, तो उसके अंदर एक ही मेथड होगा, है ना। तो उसके अंदर लेट से मेथड है F1, कुछ इस तरीके से, जो कि सिर्फ डिक्लेयर है ना। तो जावा को पता है अगर आपने इस तरह की कोई एक्सप्रेशन पास की है ना, जहां पे एक इस इंटरफेस आई का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड था, तो जैसे कि हमारे जो सॉर्ट मेथड है जिसके अंदर आप एक लिस्ट देते हो LIST लिस्ट, और उसके अलावा यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक कंपेरेटर टाइप का इंटरफेस, है ना। आपने उसकी जगह ये लॉजिक पास कर दिया, ये पूरा लॉजिक पास कर दिया, ये पूरा लॉजिक। तो इतना तो जावा को पता लग गया कि ये जो लॉजिक है ना, ये आपने कंपेरेटर इंटरफेस का पास किया होगा, और उस कंपेरेटर इंटरफेस में एक ही तो मेथड है कंपेयर, उसी कंपेयर का ये लॉजिक होगा, है ना। तो जावा खुद से डिसाइफर कर सकता है, उस आपको इतना बड़ा वर्बोस कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। जावा समझ जाएगा कि यहाँ पे आपने जो पास किया है वो इस लॉजिक को ही पास किया होगा, कंपेयर के लॉजिक को, ठीक है। अब कंपेयर का लॉजिक एक्चुअली था क्या, यही तो था पूरा का पूरा लॉजिक, रिटर्न S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, और यही आपने यहाँ लिखा हुआ है ना। आपने अब रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा, उसकी जरूरत ही नहीं है। जावा समझ जाएगा कि एरो के बाद जो भी आप लिख रहे हो वो कहीं ना कहीं आप रिटर्न ही करना चाहते होगे, है ना, उस एक्सप्रेशन को।
और जो आपने एरो से पहले लिखा है वो हमने बोल लिया वो पैरामीटर्स है, ठीक है, और वो पैरामीटर्स क्या हैं जो हमारा कंपेयर मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। तो ये जावा को ऑलरेडी डिसाइफर हो जाएगा यूजिंग दिस लैम्डा एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा जो इंटरफेस है उसमें एक ही मेथड है। इसके बारे में भी हम दोबारा देखेंगे, पहले हम फटाफट कोड पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हाँ जी, तो देखो हम आ गए वापस अपने कोड पे, ठीक है। मैंने बाकी सब कुछ कमेंट किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एनोनिमस क्लास लिखी हुई थी। मैं कह रहा हूँ मैं इस एनोनिमस क्लास को बिठा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से अपने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट फंक्शन को लिखता हूँ, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ अपने लिस्ट को। और देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मेरे को बस एक लैम्डा एक्सप्रेशन देनी है कि मुझे इसे कंपेयर कैसे करना है। तो मैं बस ऐसे लिखूंगा, लेट्स से यहाँ पे मेरे को चाहिए आर्ग्यूमेंट्स, तो S1, S2 मैंने 2 आर्ग्यूमेंट लिए, मैप्स टू मैंने एरो लिया, S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, S2 डॉट मार्क्स। देखो ये वाला एक्सप्रेशन ने मुझे कोई एरर नहीं दिया, यानी कि बिल्कुल सही लॉजिक है, सही सिंटेक्स है, और ये मेरा चल गया। अब अगेन मैं इनको क्या कर रहा हूँ, मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरा कोड बिल्कुल चल जाएगा, मार्क्स के बेसिस पे मेरा एरे, मेरा जो लिस्ट है वो सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एक लैम्डा एक्सप्रेशन। अब जैसे कि मैंने बोला था, जावा को कैसे पता ये जो मैंने S1 S2 लिया है ये स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है, भाई इस तरह पता कि ये जो लिस्ट है ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट्स की है, ये स्टूडेंट्स की लिस्ट है ना। तो ऑब्वियसली ये जो कंपेरेटर यहाँ आएगा वो भी स्टूडेंट का ही तो आएगा। तो लेट से स्टूडेंट को कंपेरेटर होता है, अगर जैसे मार्क्स वाला कंपेरेटर है, मान लो इसको मैं ना हटाऊं, तो आपको पता है ना ये क्या करता है, ये कंपेयर मेथड को ओवरराइड करता है और 2 आर्ग्यूमेंट लेता है S1 और S2। और S1 S2 किस टाइप के होंगे, स्टूडेंट टाइप के, उसी टाइप के तो होंगे जिस टाइप का कंपेरेटर है, और कंपेरेटर भी किस टाइप का होगा, जिस टाइप की लिस्ट है। तो जावा इस लिस्ट की वजह से डिसाइफर कर पाएगा कि अगर ये लिस्ट स्टूडेंट टाइप की है तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का कंपेरेटर आना चाहिए। और स्टूडेंट टाइप का कंपेरेटर क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है, और उसके अंदर एक ही मेथड है कंपेयर जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है स्टूडेंट टाइप की। तो ये जो आपने S1 S2 दिया है ना, ये वही 2 आर्ग्यूमेंट होगी स्टूडेंट टाइप की, ठीक है। फिर आपने लिखा मैप्स टू, बेसिकली एक तरह से आपने क्या किया, ये आर्ग्यूमेंट है, ये आपने कोड खोला अपना ब्रैकेट्स की तरह जो आप खोलते हो, और यहाँ पे आपने लिख दिया जो भी आप रिटर्न कर रहे हो। आप कह रहे हो S1 डॉट मार्क्स माइनस S2 डॉट मार्क्स, इसकी जो भी वैल्यू है आपने वो रिटर्न कर दिया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव हो सकती है, उसके हिसाब से हमारा जो सॉर्ट मेथड है वो देख लेगा कि उसको 2 स्टूडेंट को कंपेयर कैसे करना है। हाँ जी, तो कौन कौन से तरीके हैं हमारी लैम्डा एक्सप्रेशंस को डिक्लेयर करने के, ठीक है। ओके, देखो सबसे पहला तरीका तो अभी हमने देखा, जिसमें वो लेती है मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स। कैसे, हम बस क्या करें, अपने आर्ग्यूमेंट्स में 2 पैरामीटर पास कर दे, a, b, लिखे मैप्स टू, और यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। लेट से मैं रिटर्न कर सकता हूँ a प्लस बी, कुछ इस तरीके से। और ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इस तरीके का कोड लिखना बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि लेट से आपने कोई फंक्शन लिखा होगा, लेट से इंट सम, जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता होगा, लेट से इंट a कॉमा इंट b, है ना, और रिटर्न करता होगा एक इंट वैल्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे हम a प्लस बी रिटर्न कर रहे हैं, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते होंगे, रिटर्न a प्लस बी, कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब आप बोलोगे भैया इसको कैसे पता ये a और b इंटीजर टाइप के हैं? इसको ऐसे पता है कि जहां आप इसको पास कर रहे होगे वहां किस टाइप का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरा सिंटेक्स होता है जिसमें आप सिंगल पैरामीटर भी दे सकते हो, सिंगल पैरामीटर। तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, आपने एक पैरामीटर दिया लेट से x, और आपने रिटर्न कर दिया लेट से x इंटू एक्स, ठीक है, आपने उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। अब अगर आप सिंगल पैरामीटर दे रहे हो ना, तो आपको ये ब्रैकेट्स लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये वाले ब्रैकेट्स ये ऑप्शनल है, आप सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो x एरो x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसमें आप कोई पैरामीटर पास ही नहीं करते। ऐसे भी तो मेथड हो सकते हैं जो कोई आर्ग्यूमेंट लेते ही ना हो, राइट। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप खाली ब्रैकेट बनाओगे, मैप्स टू, और जो भी आपको करना है, लेट से आपको स्क्रीन पे सिर्फ प्रिंट करना है कुछ, राइट, आपको हेलो प्रिंट करना है ना। तो उसके लिए भी आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, लेट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। तो देखो ये ना तो कोई इनपुट ले रहा है, ये वाली जो हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन है, ना तो कोई इनपुट ले रहा है खाली, और ना ही कोई आउटपुट दे रहा है, ये बस स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ रिटर्न थोड़ी कर रहा है ना, बस स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर रहा है। अब लैम्डा को कैसे पता है ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि आपने देखो सिंटेक्स लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये कोई रिटर्न स्टेटमेंट थोड़ी है, ये बस स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कर रही है। और हमारे पास एक और तरीका होता है जिसमें आप लिखते हो मल्टी लाइन लैम्डा, यहां लिखता हूं मैं मल्टी लाइन, और वो कुछ आप ऐसे लिख सकते हो,
आप लेट से आपने दो आर्ग्यूमेंट लिए a कॉमा b और उसमें आपको लेट से सम ही परफॉर्म करना है, पर आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, आपने कहा मैप्स टू, और अगर आप मल्टीपल लाइन में लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट्स खोलोगे और फिर ब्रैकेट्स खोलना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लिए थे, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लिए थे क्योंकि ये सब सिंगल लाइन में आ रहे थे, है ना। पर जैसे आप मल्टीपल लाइन में जाते हो ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स नेसेसिटी है। अब यहाँ पे आप वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेट से आपने लिख लिया इंट सम इक्वल टू a प्लस b और फिर आपने रिटर्न कर दिया सम को, रिटर्न सम, कुछ इस तरीके से। आपने बेसिकली यही काम किया जो आपने यहाँ पे किया था, a कॉमा बी इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन थोड़ा सा मल्टी लाइन करके, ताकि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाए। a कॉमा बी, आपने ब्रैकेट्स खोला, इंट सम इक्वल टू a प्लस बी, रिटर्न सम, बिल्कुल एक मेथड की तरह, जैसे आप नॉर्मल मेथड लिखते हो ना, वही तरीके से आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, कुछ इस तरीके से। ये भी अलाउड है। अगर आप एक मल्टी लाइन फंक्शन लिख रहे हो, मल्टी लाइन लैम्डा लिख रहे हो, तो ये ब्रैकेट्स कंपलसरी है, रिटर्न स्टेटमेंट भी कंपलसरी है उस केस में। यहाँ पे रिटर्न नहीं था, ये तो खैर कोई रिटर्न कर ही नहीं रहा था, पर हाँ इनमें भी कोई रिटर्न नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे हमने बस a प्लस बी एक्स इंटू एक्स इस तरीके से लिखा हुआ था। जावा खुद से डिसाइफर कर लेगा कि आप इसको रिटर्न करना चाहते हो, पर यहाँ के केस में, मल्टी लाइन के केस में, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाना और रिटर्न लिखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन को बनाने के। जनरली हम ये मल्टी लाइन लैम्डा को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई ऐसी लैम्डा एक्सप्रेशन है जो मल्टीपल लाइन तक एक्सपेंड कर रही है और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही रैप कर दो, राइट। मतलब बेसिकली आप एक पहले क्लास बना लो, उसके अंदर इस मेथड को इंप्लीमेंट करो और उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दो, जो कि हम अभी तक समझ रहे थे, राइट। क्योंकि मल्टीपल लाइन लैम्डास को समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ी बहुत अगर लाइन तक एक्सपेंड करिए कोई बात नहीं, पर अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लॉजिक, तो इट्स बेटर कि वो क्लास के अंदर है, ज्यादा बेटर है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज्यादा काम आएगी। फंक्शनल प्रोग्रामिंग तब काम आती है अगर आपका लॉजिक बहुत छोटा सा है ना। आपको उस लॉजिक को रैप करके ऑब्जेक्ट्स में डालोगे तो वो अननेसेसरी वर्बोस कोड क्रिएट कर रहा है। बट अगर आपका लॉजिक ही कॉम्प्लिकेटेड है तो इट्स बेटर कि वो एक प्रॉपर क्लास के अंदर रहे। हाँ जी, अगर आपको ये समझ आया तो अभी जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि जावा को पता कैसे चलता है कि हम लैम्डा एक्सप्रेशन में जो पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि हमने पास किया s1 कॉमा s2 और हमने यहाँ पे लिख दिया s1 डॉट मार्क्स माइनस s2 डॉट मार्क्स, कुछ इस तरीके से हमने सिंटेक्स लिखा था अपनी लैम्डा स्टेटमेंट का, है ना। तो जावा को ऐसे पता है s1 s2 क्या है और बेसिकली यहाँ पे हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको बताया था जावा इसे खुद से डिसाइफर कर लेता है फ्रॉम दी करंट कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम दी करंट कॉन्टेक्स्ट। तो जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट है उससे वो पता लगा लेगा कि ये s1 s2 क्या है, या आप क्या करना चाहते हो, क्या बेसिकली कौन सा लॉजिक आप यहाँ पे डाल रहे हो वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारा सॉर्ट फंक्शन था, ठीक है, वो एक लेता था लिस्ट और एक कंपेरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट लेता था। आप यहाँ पे दे रहे थे कि लैम्डा एक्सप्रेशन, ये वाली लैम्डा एक्सप्रेशन आप यहाँ पे दे देते थे। तो ऑब्वियसली जावा को इसी कॉन्टेक्स्ट से पता है कि यहाँ पे एक कंपेरेटर एक्सपेक्टेड है ना। और कंपेरेटर के अंदर क्या है, कंपेयर मेथड है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है s1 और s2। तो यही दो आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ दी होगी s1 s2। और ये कंपेरेटर किस टाइप का एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, अगर लिस्ट हमारी स्टूडेंट टाइप की है तो कंपेरेटर भी स्टूडेंट टाइप का एक्सपेक्टेड है। तो ये जो s1 s2 रहे होंगे ये भी स्टूडेंट टाइप के रहे होंगे। और इस s1 s2 के अंदर आप कंपेयर मेथड के अंदर आप क्या करते हो, कुछ लॉजिक लिखते हो, यही लॉजिक आपने यहाँ लिखा होगा, है ना। तो जावा इस तरीके से खुद से डिसाइफर कर लेता है सारी चीजें। इनफैक्ट इसको कहते हैं हम टारगेट टाइपिंग, टारगेट टाइपिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जावा टारगेट टाइपिंग यूज कर लेता है। ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज रखता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है, ताकि आपको बहुत सारा कोड खुद से ना लिखना पड़े। तो बेसिकली जावा का आंसर है कि हम फंक्शंस को कैसे पास कर सकते हैं किसी भी मेथड के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो हमने अभी एक और क्वेश्चन देख ही लिया था कि लैम्डा एक्सप्रेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए जावा में हमें फंक्शनल इंटरफेस की ही जरूरत क्यों पड़ी, या जावा ने यही अप्रोच क्यों चुनी, फंक्शनल इंटरफेस की अप्रोच। क्योंकि मैंने आपको बताया था फंक्शनल इंटरफेस स्पेशल इंटरफेस है, उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब उसकी वजह से आपको क्या फायदा मिलता है हमने समझ ही लिया। अब क्योंकि एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमारे जावा को ऑलरेडी पता है कि आप यहाँ पे जो लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहे हो वो किसकी इंप्लीमेंटेशन है, वो उस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो एक मेथड है ना उसी की इंप्लीमेंटेशन है ना। क्या हो अगर हमारे पास एक नॉर्मल इंटरफेस है, लेट्स से इंटरफेस आई बोल लेता हूं मैं इसको, और यहाँ पे दो मेथड हो, एक हो f1, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, एक हो f2, कुछ इस तरीके से, है ना। अब आप सोचो जब आप कुछ ऐसा लिखोगे तो जावा को क्या पता ये किसका लॉजिक है, ये इस f1 का लॉजिक है या इस f2 का लॉजिक है ना। जावा कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप बेसिकली लैम्डा का फायदा उठा ही नहीं पाओगे। तो बेसिकली फंक्शनल एक्सप्रेशन इज द नीड ताकि लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जिस्ट कर पाए, राइट। अब आप चाहो ना तो अपना खुद का भी एक फंक्शनल इंटरफेस लिख सकते हो, बिल्कुल। आप कोई भी एक इंटरफेस लिखो, इंटरफेस आपने नाम दिया उस इंटरफेस को लेट्स से डेमो, ठीक है। आपको खुद का एक डेमो फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर आप एक मेथड डाल दो m1 जिसको आप सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना आपको कंपाइल टाइम सेफ्टी भी मिल जाए तो एक एनोटेशन होती है
फंक्शनल इंटरफेस @functional interface। इस एनोटेशन को लिखने से क्या फायदा मिलता है, ये जरूरी नहीं, अगेन ऑप्शनल है, पर फायदा ये मिलता है कि जावा को पता है कि आपने एक फंक्शनल इंटरफेस लिखा है, तो अगर कोई कल को जाकर के इसमें एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, है ना, ये करने ही नहीं देगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कितने टाइप के फंक्शनल इंटरफेसेस जावा हमें खुद से देता है, मेथड रेफरेंसेस क्या होता है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इन डेप्थ में अबाउट लैम्डास। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।